हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। मैं सत्येंद्र कुमार और हम बात कर रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए। सर क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसी को हम पढ़ रहे थे। उसके हमारे पास अब तक के सर 10 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 11 है। आज का जो लेक्चर है वो है हमारे पास 11। मतलब सर इससे पहले जो 10 लेक्चर हमने पढ़े हैं उसमें हमने क्या पढ़ लिया? सर उससे पहले जो 10 लेक्चर हमने पढ़े हैं, पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक जाना था भाई। पहले 2 लेक्चर में हमने जाना था कि कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद में हमने जाना सर CX बॉन्ड का नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ जानी है ना। उसके बाद फिर हमने जाना हेलो एल्केन को स्टार्ट किया था, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर जाना। उसके बाद में हमने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन को पढ़ा था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था और उनकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा था। साथ के साथ हमने NCERT के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, राइट। फिर हमने स्टार्ट किया हेलो एरीन, और हेलो एरीन की प्रिपरेशन को हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं, और आई थिंक फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा कुछ था नहीं, वो मैंने हेलो एल्किन के साथ ही पढ़ा दिया था, है ना। केमिकल रिएक्शंस को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, पिछले लेक्चर में थोड़ी बहुत चीजें हमने बता दी थी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जैसे हेलो एल्केन में केमिकल रिएक्शंस हमारे पास 3 टाइप की थी, वैसे ही हेलो एरीन में भी अपने पास 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन है। पहले हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और थर्ड हमारे पास रिएक्शन विद मेटल है। चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट को हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? सर सीधी सीधी बात है, अगर हमारे पास में जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये कोई हेलो एल्केन है, दिस इज हेलो एल्केन, और यहाँ पर कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से X को हटाकर खुद जाके लग जाता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन हमारे पास हेलो एल्केन पर हो रही है और दूसरी हम हेलो एरीन पर कराते हैं, सर ये दोनों जगह रिएक्शन पाई जाती है। ये जो रिएक्शन है दोनों जगह पाई जाती है। अब समस्या ये है कि किस में आसानी से होती है। तो हम लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी चीजों की बातें कर चुके थे, तो एक्चुअल में लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अच्छा, हमने क्या लिखा था एक बार देखें। लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हेलो एल्केन भी देते हैं, हेलो एरीन भी देते हैं। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं कौन फास्ट देता है तो हम कहेंगे हेलो एल्केन। सर हेलो एरीन में ऐसा क्या होता है, ये क्यों फास्ट नहीं दे पाते? एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। सपोज मैं ऐसे करता हूँ, लो आपको बहुत अच्छे से समझा देता है। ऐसे ले लेते, कोई भी हमने एक ले लिया यहाँ पर, मान लो CH3 और CH2OH, ऐसा ले लो Cl, ठीक है, ये ले लिया हमने। और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ एक्वस NaOH से, एक्वस NaOH से। अगर इस रिएक्शन को इस तरह से कराते हो, सीधा OH आएगा, Cl को हटाएगा और हटाने के बाद सीधा सीधा OH लगा दे और जो NaCl होगा वो निकल जाए। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को हेलो एरीन में कराने की कोशिश करो, आप चाहते हो कि सर NaOH के साथ में रिएक्शन करा दो, तो पॉसिबल नहीं, इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं देता। तो सर कैसे देगा? अभी हम बात कर लेते हैं कैसे देगा। देखिए सुनिए, अगर आप पहली बार आप NaOH इसमें मिलाओगे, ये इतने नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं देता। अगर इस रिएक्शन को हमें कराना है तो जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको लैब में कराते हैं तो आपको 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन किया जाता है, तब जाके ये Cl हमारे पास हटता है और इसके जगह पर कौन लग जाता है? OH लगता है। कहने का मतलब क्या है, हमको ये तो पता है सर Na+ है, OH- है, और जब हमको ये पता है कि Na+ होता है, OH- होता है, मतलब यहाँ पर कौन है? OH- एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना, न्यूक्लियोफाइल आकर Cl को हटा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब मैं किसी हेलो एल्केन में देखता हूँ और किसी हेलो एरीन में देखता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ हेलो एल्केन में नॉर्मली हो जाती है, और हेलो एरीन में आप देखो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। सर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो हम 298 केल्विन लेते हैं भाई, 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना लेते हैं? 298 केल्विन, और इसका टेम्परेचर देखना 623 केल्विन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा इससे। अच्छा प्रेशर को देखो,
अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो नॉर्मली हमारे पास प्रेशर कितना होता है, हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर प्रेशर वो 1 atm होता है। कितना होता है? 1 atm। और यहाँ देखना 300 atm। भाई तुम्हारे सर पे जो प्रेशर लग रहा है ना उसके उसके कितना 300 गुना ज्यादा प्रेशर हमें इस रिएक्शन को देना पड़ता तब जाके ये रिएक्शन होती है। तो आप यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सर ये रिएक्शन को कराने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते होंगे, मतलब कितना टफ है, इसकी रिएक्टिविटी कितनी कम है। तो हमने वही स्टेटमेंट लिखा था कि जो हेलो एरीन है वो आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती हैं, ये बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि हेलो एरीन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होता है। चलो इसका रीजन समझ लेते हैं पहले ना, इसका हम समझते हैं भाई रीजन, इसका हम रीजन समझ लेते हैं। रीजन्स ऑफ लेस रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन। सर हेलो एरीन हमारे पास लेस रिएक्टिव में पता है, ठीक है, मालूम पड़ गया हमें, आपने एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन करके देख ली, बट ऐसा होता क्यों हमें ये बता दो। चलिए रीजन समझते हैं। पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट पाया जाता है सर हेलो एरीन में, उसकी वजह से जो होता है ये लेस रिएक्टिव होता है। सर ऐसा कैसे, जरा बताइए। देखिए सुनिए किस तरह से, हमारे पास में एक रिंग है, सपोज हम कोई हेलो एरीन ले रहे हैं, ये मेरे पास हेलो एरीन है, और हेलो एरीन में हमारे पास डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसके बाद यहाँ पर कोई भी हेलोजन लगा होता है। अच्छा आपको पता है किसी भी हेलोजन, चाहे आप फ्लोरीन की बात करो, क्लोरीन की बात करो, ब्रोमीन की बात करो या आयोडीन की बात करो, हर किसी हेलोजन के पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आपको पता होगा भाई। हेलोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपने पढ़ा होगा सर 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिनमें से 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं, बाकी 6 तो बचेंगे ना। तो 6 हमारे पास क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं। अब इस हेलोजन के अगले कार्बन पर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सर यहाँ पर ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, और रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा तो क्या करेगा जरा देखो, इनमें से कोई भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आके डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, बॉन्ड बनाने की। भाई हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो जब ये इधर ट्रांसफर होंगे तो एक बॉन्ड बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। और जब ये बॉन्ड बनाएंगे, सोचो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा सर, इस वाले बॉन्ड से तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इससे भी नहीं। अच्छा जब ये बॉन्ड बनाएंगे इस कार्बन की बैलेंस कितनी है पहले तो ये पता करो। सर 1 2 3 4, सर इसके पास तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है ना, इसके पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड है, 4, और कार्बन की औकात ही नहीं है 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाने की। और जब औकात नहीं है और हम कह रहे हैं 5वां बॉन्ड बना रहा है, 5वां कैसे बना सकता है सर, तभी बन सकता है जब इसमें से किसी एक बॉन्ड को हम तोड़ दें। किसको तोड़ना पड़ेगा सर, क्या मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ूं या इस वाले, सोचो अगर मुझे बॉन्ड तोड़ना है क्या मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा या ये इनमें से कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं मुझे ये वाला बॉन्ड तो मैं नहीं तोड़ सकता, ये वाला बॉन्ड मैं तोड़ूंगा। क्यों भाई, सिंगल बॉन्ड में आपने सुना होगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा कौन होता है, पाई। और आपको पता है भाई सिग्मा बॉन्ड जो होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग जो कि वीक बॉन्ड होता है। तो मतलब वीक बॉन्ड कौन सा है, पाई, टूटेगा कौन सा पहले, पाई। तो हम सिग्मा को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक पाई जिंदा है, जब तक पाई जिंदा है तब तक हम सिग्मा को हाथ बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इसलिए यहां से हमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा सर, हमें पहले ये पाई वाला बॉन्ड इधर तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। ऐसा करने से सर क्या होगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा कि जैसे ही बॉन्ड इधर तोड़ा तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। याद रखना जिधर से बॉन्ड टूटता है उधर नेगेटिव, और जिधर से टूटता है उधर पॉजिटिव, जिधर टूटता है उधर नेगेटिव। तो बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन इस लोन पेयर ने आके वो पॉजिटिव खत्म कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हेलोजन, इसके पास 2 लोन पेयर तो बचेंगे, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। सर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए ना, इसलिए इस पर पॉजिटिव आ गया। इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। ठीक है सर, आगे क्या हो सर, आगे कहानी ये है कि जब ये बॉन्ड इधर टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आए हुए इसके पास। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, तो क्या लगता है आपको ये भी तो कॉन्जुगेशन आगे कर सकते हैं ना, रेजोनेंस।
जब ये नेगेटिव इधर जाके बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा, और ऐसा होने से क्या बनेगा सर, ऐसा होने से देखो ये बन जाएगा, ऐसा होने से सॉरी ऐसा होने से क्या बन जाएगा, यहाँ तो x पर पॉजिटिव है ये, देखो मैं बाकी दो लोन पेयर दिखा नहीं रहा, आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम, लो दिखाई देते हैं यार, तुम कहोगे कि सर क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लोग, वो रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, अपने पास रहेंगे वो। अब इसमें क्या है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टूटेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली फिर आगे क्या होगा भाई, फिर आगे ये हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, और ऐसा करने से फिर क्या हो जाएगा, फिर से सर इस तरह से हम रिंग बना देंगे, यहाँ पर तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, जैसा वैसा का वैसा, ये डबल बॉन्ड है वैसा का वैसा रहेगा। जब ये नेगेटिव इधर जाके बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ टूट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव फिर से। अब होगा क्या भाई सर, फिर से क्या होगा, फिर से हम देखें आगे, तो ये नेगेटिव यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड वापस से ऊपर की साइड टूट जाएगा, और ऐसा टूटने से क्या होगा भाई, देखिए सर क्या होगा, यहाँ से ऐसा टूटने से ये हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव ने आके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ जो हैलोजन है उस पर दो लोन पेयर तो थे, जब ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों खत्म, और दोनों खत्म हो जाएंगे तो इसके जो दो इलेक्ट्रॉन इसने दिए थे वो वापस इसी को मिल गए। कुल मिलाकर कहने का क्या है सर, कुल मिलाकर कहने का ये है कि हेलो एरीन में जो हैलोजन के लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस इफेक्ट दिखाते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर मैं इस बात को हेलो एरीन एल्केन में देखूं तो हेलो एल्केन में तो भाई साहब यहाँ पर डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो ये जाएंगे भी नहीं, ये जाएंगे भी नहीं, लेकिन यहाँ के हैलोजन जो हैं जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कंक्लूजन दिखाता हूं, देखो आपको कंक्लूजन दिखाता हूं हुआ क्या है। इन अगर मैं पांचों स्ट्रक्चर को देखूं, 1 2 3 4 5 पांचों स्ट्रक्चर को देखूं तो पांचों स्ट्रक्चर का कंक्लूजन क्या है एक्चुअल में, देखो कंक्लूजन ये है हमारे पास, अरे यार कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर मैं पहले वाले स्ट्रक्चर देखूं तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ रहा है, अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को देखूं तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ रहा है। कहने का मतलब हम कभी स्पेसिफाई ये नहीं कर सकते कि सर डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में आएगा, ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी, मतलब कंप्लीटली इसमें क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, मतलब इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह नहीं फिक्स होते, वो लोकलाइज नहीं होते, डी लोकलाइज होते हैं, और इसमें क्या करता है, घूमते रहता है। पहली चीज तो ये समझ लो। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, बताओ आप, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो आप एक चीज देखो कंक्लूजन के थ्रू, क्या देखोगे सर, अरे आप इसमें कंक्लूजन के थ्रू एक चीज देखोगे, और वो क्या चीज देखोगे कि अगर मैं इस पांच में से दो स्ट्रक्चर मेरे को ऐसे दिख रही है जिनमें कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, और बाकी तीन स्ट्रक्चर मुझे ऐसे दिख रही है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो मतलब यहां पर मैं ये कहूंगा ना तो यहां पर परफेक्ट सिंगल बॉन्ड होगा, ना ही परफेक्ट डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया होगा, मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा होगा। और क्या चीज दिख रही है भाई, और चीजें क्या दिख रही है, हेलोजन यहाँ पर न्यूट्रल है, वहां पर भी न्यूट्रल है, इन तीन स्ट्रक्चर में हेलोजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं इस पर पार्शियल पॉजिटिव नेचर होगा। इसके अलावा और क्या है सर, और देख सकते हैं हम कि ये वाली पोजीशन यहां पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है, ये वाली पोजीशन यहां नेगेटिव देखने को मिल रहा है, ये वाली पोजीशन सर यहां पर भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है, मतलब ये मेरे पास में कंक्लूडेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएगी कि इन सभी पांचों को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं तो मेरे पास में कहानी कुछ इस तरह से मेरे को दिखती है। अब यहां से कंक्लूजन क्या हुआ सर, कंक्लूजन ये हुआ है, सोचो यहां पर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, OH आएगा, सिंगल बॉन्ड को हटाएगा, खुद जाके लग जाएगा, लेकिन यहां पर जब ये OH इस Cl को हटाने जाएगा तो आप देखोगे यहां पर क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। क्या होता है हमारे पास, यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर हमारे पास में क्या आ गया है, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर,
पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सर इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल। आप ऐसे समझ सकते हैं, कैसे बताऊं आपको, बचपन में कहानी पढ़ते ना कि सर एक पिता होता है, अपने बच्चों को एक एक लकड़ी देता है, फिर कहता है तोड़ो, तोड़ देते हैं। फिर वो दो दो लकड़ी देता है, फिर कहता है तोड़ो, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। फिर वो एक गट्ठर बांध देते हैं, फिर कहता है तोड़ो, तो उनसे टूटती नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा लकड़ी बढ़ेंगी आपको तोड़ने में उतना मुश्किल होगा। सेम कहानी, आप डबल बॉन्ड को, आपसे कहा जाए कि आप सिंगल बॉन्ड को तोड़ सकते हो आसानी से, या डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हो, या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकते हो। अगर मैं इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर मैं इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, तो भाई आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो सर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। भाई 3 बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, डबल को तोड़ने में कम लगेगी, सिंगल को तोड़ने में और कम लगेगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड की होती है, सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होती है। तो हेलो एल्किन में अगर हम बात करें, सर हेलो एल्किन में सिंगल बॉन्ड को तोड़ना होता है, हेलो एरिन में ऑलमोस्ट डबल बॉन्ड को तोड़ना होता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये आसानी से नहीं टूटता, इसी वजह से हमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन करानी होती है, और ये रिएक्शन हो जाती है काफी लेस रिएक्टिव। उम्मीद करता हूं आपको इसका जो रीजन है वो एक्चुअल में समझ में आ गया होगा। हमारे पास पहला रीजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम चलते हैं, चलो सेकंड रीजन की तरफ चलते हैं। सर कोई और भी रीजन हो सकता है क्या इसका, कोई और भी रीजन हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे होगा, देखिए हम यहां पर ले लेते हैं, मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ CX कार्बन एटम। CX में जो कार्बन एटम है, CX में जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन भी इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि हाँ हमारे पास जो हेलो एरिन है वो लेस रिएक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल कैसे, देखो ऐसे RCH2Cl, राइट, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम करें सर रिंग, और रिंग से लगा है X, X मतलब Cl लगा, मान लो Cl बोला तो Cl लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है सर, इट्स हेलो बेंजीन या हेलो एरिन, क्लोरो बेंजीन लिख देता है, चलो लिख देते हैं हेलो एरिन लिख देते हैं, क्योंकि हम हेलो एरिन की बात करें तो हेलो एरिन का एग्जाम्पल है, राइट। सर इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हेलोजन जिस कार्बन से लगा उस पर 4 स्टेरिक नंबर है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब कुल मिलाकर sp3 हाइब्रिडेशन। अब मेरे से ये मत पूछना सर sp3 कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है सर sp3 है, या डबल बॉन्ड आ रहा है sp2 है, ट्रिपल आता तो sp हो जाता, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाता है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कौन सा बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड है, अगर यहां पर मेरे पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन, तो बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कौन सा बॉन्ड तोड़ना मुझे मुश्किल लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कौन सा बॉन्ड मुश्किल लगेगा, ये वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फिर इसकी, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है तो उसको तोड़ने में हमें ज्यादा ताकत लगेगी। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है कि sp वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, sp2 की कम और sp3 की और कम, देखो सर इसका रीजन हम यहां से समझते हैं। अच्छा आपको हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं, और उसमें हम परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर और परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा कर लेता है, हमारे पास हाइब्रिडेशन कितने होते हैं सर, 3 मान लो, sp, sp2, sp3, राइट। अब देखिए भाई यहाँ पर एक छोटी सी बात है समझने वाली, और वो बात ये है कि अगर मैं sp हाइब्रिडेशन की बात करता हूँ, sp कितने लोग हैं, 2, sp में s कितना होगा, s का परसेंटेज कितना होगा, हम कहेंगे सर 50%, तो यहाँ पर 50% s होगा और 50% p होगा, भाई तभी तो 2 लोग हैं ना। यहाँ पर 3 में से 1 हिस्सा S का, 2 हिस्सा P के, कहने का मतलब लगभग ऑलमोस्ट 33% S होगा और ऑलमोस्ट 66% कौन होगा, P कैरेक्टर होगा।
यहाँ 4 में से एक ऐसे 3 पी, 4 होगा ना, 4 में से एक ऐसे और 4 में से 3 पी है, मतलब 25% एस है और 75% हमारे पास पी है। मतलब मैं बहुत प्यार से आराम से ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि सर परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा, अरे खुद सोचो भाई, न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है, एस ऑर्बिटल, तो एस पर ज्यादा खिंचाव लगेगा ना, ज्यादा खिंचाव लगे, ताकत से पकड़ के रखेगा ना, और ताकत से पकड़ मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सीधे सीधा हम बोलेंगे जहां एस ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। एस कहां ज्यादा है, एस 50, 33, 25 एसपी की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एसपी, उसके बाद sp2, फिर उसके बाद sp3। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें हाइब्रिडेशन के बेस पर, जो हेलो एल्केन है वहां पर sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हेलो एरिन में हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हेलो एरिन में sp2 होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे ज्यादा कंपैरेटिवली किसकी ज्यादा होगी, हेलो एरिन में। और हेलो एरिन में जानता होगी तो यहाँ से Cl को यानी हेलोजन को हटाना थोड़ा मुश्किल है, इसी वजह से हेलो एरिन लेस रिएक्टिव है। उम्मीद करता हूं आपको दूसरा वाला जो रीजन है वो भी आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके सर, तीसरा रीजन बताइए, तीसरा रीजन भी बात कर लेते हैं। तीसरा रीजन है सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन देखिए, अगर हमारे पास में ये ले लिया RCH2Cl, ठीक है, एक इधर ले लिया हमने रिंग और इस पे लगा हुआ है Cl। आपको एक चीज पता है, अगर मान लो SN1 की सोचो, क्या मेरी SN1 हो सकती है क्या, अगर आप SN1 कराने की कोशिश करोगे तो SN1 में तो Cl हट जाएगा, और Cl हट जाएगा तो RCH2 पॉजिटिव बचेगा ना। यहां पर रिंग Cl हट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बचेगा। भाई मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये वाला जो होगा वो एक स्टेबल कार्बोकटायन होता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे, भाई डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई हो जाती है, ट्रिपल की ज्यादा हो जाती है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, और वहां पर पॉजिटिव कभी स्टेबल नहीं होता। ये एक अनस्टेबल कार्बोकटायन है, और जब अनस्टेबल है तो ये बनेगा ही नहीं और ये बन सकता है। जब ये बन सकता है तो अपनी रिएक्शन को पॉसिबल कर सकता है, मतलब यहां से रिएक्शन पॉसिबल होंगी, लेकिन इस पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तीसरा हमारे पास रीजन जो है वो समझ में आ गया। चौथा एक और सब, एक और कौन सा, देखिए अगर मैं फोर्थ रीजन की बात करूं, फोर्थ रीजन है मेरे पास में, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन रिंग एंड न्यूक्लियोफाइल। भाई एक चीज सोचो, क्या सोचना है सर, मेरे पास अगर ये रिंग है, यहां पर कोई भी हैलोजन लगा हो, क्या लगता है आपको ये जो रिंग है ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं। अरे इसके पास में पाई बॉन्ड है भाई, कितने पाई बॉन्ड है, 3, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो इसमें घूम रहे, आराम से घूम रहे कि नहीं घूम रहे। यहां से हम किसको लेके आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। सर ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या ये इजीली इसके पास जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। अरे इलेक्ट्रॉनिक बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, जिसकी वजह से पास ही नहीं जा पाएगा, और पास में नहीं जा पाएगा, सिंपल रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। और हम चाहते सर जाए, हम चाहते इसके पास जाए, और जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके लिए ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ती हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन करानी पड़ेगी, उसके बाद ये रिएक्शन पॉसिबल है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आए। अब कंक्लूजन निकालते हैं, क्या बोले, यहां से हम बोल सकते हैं सर हैंस, क्या हेलो एरिन आर less reactive towards nucleophilic substitution reaction। पहली बात क्लियर है, यहां से हमको पता चल गया
कि सर जो हमारे पास हेलो एरीन है वो लेस रिएक्टिव होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। टू कंप्लीट these reaction या these reactions occurs, कैसे लिख सकते हो, these reactions occurs in drastic conditions। ड्रास्टिक कंडीशंस, इन रिएक्शंस को कराने के लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन की जरूरत होती है, मतलब हमको हाई टेम्परेचर चाहिए या फिर हाई, यानी कंपलसरी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट हमको होती है, तभी ये रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल है। अब हम ये कहें कि सर अगर मैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर में क्रिएट नहीं कर पा क्या मैं कभी जिंदगी में रिएक्शन नहीं करवा सकता क्या? सर मान लीजिए मेरी लैब में ऐसा कोई सुविधा है ही नहीं कि मैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर उसको दे पाऊँ रिएक्शन को कराने के लिए। मेरे पास तो बहुत सारा खर्चा हो जाएगा ना सर रिएक्शन कराने के लिए। मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि ये रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे ना हो, कम पे हो जाए। क्या करना पड़ेगा सर मुझे? कर सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा? हमारे पास एक तरीका है। पहले तो इसका रीजन समझो, क्या समस्या हो रही है। सर यहाँ पर जब हम रेजोनेंस की बात कर रहे थे तो रेजोनेंस में हमने ये देखा था सर जब रेजोनेंस इफेक्ट होता है एक्चुअल में क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना इसकी, सबसे बड़ी कहानी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हमें इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअल में घूम घाम के आ कहाँ रही है सर, इस वाली पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन, इस। अच्छा एक चीज समझो, आपको आपको ये पता है कि किसी भी रिएक्शन में कहाँ पर ऑर्थ होता है, कहाँ पर पैरा होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा होता है, सुन लो, जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को हम इप्सो कार्बन कहते हैं। इतनी चीज ध्यान रखना, इप्सो के बराबर वाले जो कार्बन होते हैं ये बराबर वाले, इनको हम ऑर्थो कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? ऑर्थो कहते हैं। और ऑर्थो के बराबर वाले जो कार्बन होते हैं, ऑर्थो के बराबर वाले जो कार्बन है हम इनको मेटा कहते हैं, और इप्सो के जो सामने वाला कार्बन होता है, सामने वाला, हम इसको पैरा कहते हैं। इतनी चीज आपको याद रखनी है, इप्सो, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इप्सो कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो कौन सी पोजीशन होती है और मेटा कौन सी पोजीशन होती है। ठीक है यार, इतना पता है तो जरा यहाँ पर एक चीज देखो, यहां से तो हम एक चीज निकाल सकते हैं सर। क्या निकाल सकते हैं कि मेरे पास जो नेगेटिव है वो कहाँ आके इकट्ठा हो रहा है सर, ऑर्थो पे हो रहा है कि नहीं, इधर ऑर्थो, क्योंकि यहाँ ग्रुप लगा है, इसके बराबर वाले ऑर्थो और सामने वाला कौन सा होता है, पैरा। कहने का मतलब है सर मेरे पास ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अगर मैं किसी भी तरह से कोई ऐसा ग्रुप या एटम लगा दूं ऑर्थो और पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन को कम कर दे, तो मैं ये सोच सकता हूँ सर मेरी रिएक्शन कहीं ना कहीं आसान हो सकती है। और आसान हो सकती है ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, लगा के देखते हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास ठीक है, हम यहां थे, हाँ भाई, हम यहां से एक चीज समझ गए, if we substitute a electron withdrawing group at ortho and para position, then reaction will easier। तो रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इजियर हो जाएगी। इसका देखो बहुत अच्छे से एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एनसीईआरटी में बहुत प्यार से आपको इस तरह से दे रखा है और उम्मीद करता हूँ आपको रिएक्शन दिख पा रही होंगी। जरा देखो इस रिएक्शन को क्या कह रहा है। अगर हमने कोई हेलो एल्केन ले रखा है, ये क्लोरोबेंजीन है मेरे पास, मैंने NaOH डाला और मैं Cl को हटाकर OH बनाना चाहता हूँ।
सर ये हटा तो देगा, लेकिन आपको 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान रखो, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर। मैंने अगले में क्या किया सर, पैरा पोजीशन पर, किस पर, पैरा पोजीशन पर मैंने NO2 को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? NO2। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा। पैरा पे मैंने इसको जोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां से खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचने का हमारी उम्मीद क्या थी सर? रिएक्शन आसान हो जाएगी। और हुई भी। कैसे? जरा देखो, मुझे 300 एटीएम प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, 443 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा सिर्फ। सोचो, 623 केल्विन से एक NO2 लगाने पर ये 443 केल्विन पे आ गए। मैंने काम किया सर, मैं ऑर्थो पैरा की बात कर रहा था ना, मैंने पैरा पे तो लगाया है, मैंने पैरा पे तो लगाया है, पैरा के अलावा मैंने ऑर्थो पे भी लगा दिया सर, ऑर्थो पे भी लगा दिया। देखो, ऑर्थो पैरा दोनों पे लगाया, आप देख पा रहे हो, सिर्फ 368 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो रही है। 368 केल्विन की रिक्वायरमेंट होती है, 368 केल्विन मात्र। इतने पे रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। अगर मैं क्या कर दूं, तीनों जगह लगा दूं सर, और दोनों ऑर्थो और एक पैरा, सब जगह लगा दिया। अब रिएक्शन कराओ। अरे भाई देखो जरा, देखो इसको गौर से देखो, इसको NaOH की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, NaOH की भी जरूरत नहीं है हमको रिएक्शन कराने के लिए। सिर्फ पानी डालो, थोड़ा गर्म कर दो, OH वो Cl आराम से हटकर OH लगा देगा। और दिस वन इज पिक्रिक एसिड, इसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रिएक्शन हमारे पास, हमने क्या जाना बस कि जो हेलो एरीन है वो आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। क्यों नहीं देती? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। रीजन, दूसरा रीजन क्या पड़ा? हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा क्या पड़ा? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। चौथा क्या पड़ा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इन कारणों की वजह से। और हमको अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर ना देना पड़े, आप एक काम कर लो, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, रिएक्शन हो जाएगी आसान। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, जरा देखिए भाई, यहां पर हमारे पास खत्म हो जाती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन की। तो हमने क्या पढ़ा था सर? हेलो एरीन हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी अगली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड अपने पास क्या है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल तो जानते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रोफाइल सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, ये हम पहले ही बता चुके थे। अगर कोई ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बताओ कहाँ अटैक करना चाहेगी, कहाँ अटैक करना चाहेगी? तो आप एक ही चीज बोलोगे सर, क्या बोलोगे सर? अगर आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज का अटैक करवाना चाहते हो तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक करेगी। और अगर मैं हेलो एरीन की बात करता हूं, हेलो एरीन, तो हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहाँ होंगी? ऑर्थो एंड पैरा। भाई ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ रही थी, तो वहीं पर हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरा यहां देख लीजिए। देखो हमारे पास ये 4 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जरा मैं आपको बता देता हूं। पहली हमारे पास हेलोजनेशन है, दूसरी नाइट्रेशन है, तीसरी सल्फोनेशन है, चौथी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ये 4 रिएक्शन हमारे पास, ठीक है? तो हम 1 बाय 1 सबको पढ़ते हैं। इस बार देखो पहले हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में क्या होता है सर? हेलोजनेशन में एक्चुअल में जब आप किसी हेलोजन के साथ रिएक्शन कराओगे एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में, होता क्या है सर? अच्छा ये भी बता देते हैं क्या होता है। जो हमारे पास में काम करता है, इसको थोड़ा इधर में कर देता हूँ ना, ओके क्लियर है? हाँ भाई,
हम बात कर रहे थे इस रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, जो हैलोजनेशन वाली रिएक्शन है, इसमें एक्चुअल में जो हैलोजन है वो आता है FeCl3 के साथ मिलता है। FeCl3 यहाँ से Cl नेगेटिव को निकालता है, FeCl4 और नेगेटिव ये बना लेता है, प्लस साथ के साथ Cl पॉजिटिव, मतलब Cl2 में एक Cl नेगेटिव Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव को ये ले जाता है, Cl पॉजिटिव बचता है, और यही जो Cl पॉजिटिव है वही हमारे पास किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ जुड़ेगा सर, जहां पर नेगेटिव, पॉजिटिव वाला कहाँ जुड़ेगा भाई, जहां नेगेटिव होगा वहीं जुड़ेगा ना। और नेगेटिव कहाँ मिल रहा था, नेगेटिव कहाँ मिल रहा था, जरा देखो हमारे पास जो नेगेटिव था वो कहाँ था सर, जो नेगेटिव था मेरे पास ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो पे या पैरा पे, यहीं जाके मिल रहा था, बिल्कुल, इसके अलावा कहीं नहीं मिल रहा था। तो आपको करना क्या है, आपको जो हैलोजन लगाना है, जो इलेक्ट्रोफाइल लगाना है वो उस जगह लगाना है जहां नेगेटिव हो। नेगेटिव था ऑर्थो पैरा पे, तो आपने हैलोजनेशन रिएक्शन में हैलोजन को एक बार लगा दिया कहां पर, पैरा पर, एक बार लगा दिया कहां पर, ऑर्थो पर, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। क्लियर है। अच्छा यहां से एक चीज देखोगे, ये कंपाउंड मेजर है और ये कंपाउंड माइनर है। मेजर माइनर का क्या मतलब होता है, मेजर मतलब ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, माइनर मतलब कम अमाउंट में बन रहा है। सर मेजर ज्यादा अमाउंट में क्यों बन रहा है सर, ये वाला कम अमाउंट में क्यों बन रहा है, तो इसका रीजन भी समझ लो, तो इसका रीजन ये है, परफेक्ट रीजन है हमारे पास ये है कि जैसे हमारे पास ये रिंग है, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव आउट करती है, मान लो ये नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, ठीक है, ये तीनों नेगेटिव बराबर है। यहाँ पर मेरे पास हैलोजन लगा है, जब यहाँ से मेरे पास रेजोनेंस हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं भाई, प्लस m की वजह से रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी तो है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर भी तो खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, क्या लगता है भैया से, आपको नहीं लगता यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो यहाँ का जो नेगेटिव है वो कम हो जाएगा, यहाँ का जो नेगेटिव है ऑर्थो वाला वो कम हो जाएगा, पैरा वाला नेगेटिव ज्यादा रहेगा। और हमको पता है अगर पैरा वाला नेगेटिव ज्यादा है, ऑर्थो वाले नेगेटिव पे कम आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने खींच ली वापस, तो यहाँ पर कम अटैक होगा, यहाँ पर ज्यादा अटैक होगा। इसलिए ऑर्थो होगा वो हमारा क्या बनेगा, माइनर, मतलब कम अमाउंट में बनेगा, और जो पैरा वाला वो क्या बनेगा, पैरा वाला हमारे पास क्या बनेगा, मेजर, मतलब ज्यादा अमाउंट में बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो बाकी रिएक्शंस को भी देख लेते, तो हैलोजनेशन में हुआ। जब हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो नाइट्रेशन में क्या होता है, जरा नाइट्रेशन को भी समझो भाई। नाइट्रेशन में दो चीजें यूज होते हैं, HNO3, H2SO4, दोनों में से अगर हम देखें तो एसिड नेचर H2SO4 का ज्यादा होता है, ठीक है, H2SO4 ज्यादा है तो H2SO4 क्या करेगा, आराम से भैया H+ देगा, पहले एसिड है तो H+ देगा ना, और दूसरा क्या बना देगा, HSO4 माइनस बना देता है। ओके, होगा क्या, HNO3 इस तरह से होता है, OH सिंगल बॉन्ड NO2, इस तरह से लिख सकता हूँ HNO3। इस OH के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसने H+ दिया होता है, भाई प्लस को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और इसको देने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ से H2O पॉजिटिव और NO2, मतलब कैसे, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए तो हाइड्रोजन इसके पास आके जुड़ गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए इसलिए पॉजिटिव आ। अब सोचो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वैसे हाई, ऊपर से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब पॉजिटिव आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, मतलब क्या होगा, मतलब भैया ये होगा कि ये वाला बॉन्ड इधर की साइड टूट जाएगा, और इधर टूटने से क्या बनेगा सर, इधर टूटने से H2O निकल जाएगा तुम्हारा, तो निकल जाएगा H2O जब यहाँ से निकलेगा, जब H2O यहाँ से निकल जाएगा, साथ के साथ कौन बनेगा, NO2, क्योंकि बॉन्ड इधर से टूट रहा है तो इस पर कौन आ जाएगा, पॉजिटिव। भाई यही हमारे पास किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, यही हमारे पास किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो जरा देख लीजिए भैया, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे कौन लग रहा है, हम कहेंगे सर NO2 लग रहा है। कौन लग रहा है, NO2, एक बार ऑर्थो एक बार पैर, मेजर कौन सा बनेगा, मेजर बनेगा पैरा वाला,
क्लियर है? क्यों बनेगा पैरा वाला मेजर, हम आपको बता चुके हैं क्यों बनेगा। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं रिएक्शन नंबर 3 पर। रिएक्शन नंबर 3 हमारे पास क्या है भाई? रिएक्शन नंबर 3 हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम H2SO4 यूज करते हैं। H2SO4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड SO3H, ऐसे लिख सकते हैं। H2SO4 एसिड है ना, एसिड है तो H प्लस देगा। अब H प्लस उसका ही H प्लस उसी का दूसरा H2SO4 का मॉलिक्यूल आकर भैया क्या करेगा, उसको ले लेगा। H प्लस लेने के बाद क्या बनाएगा, H2 पॉजिटिव और यहाँ पर SO3H। ठीक है, सेम कहानी, बिल्कुल सेम कहानी। सर यहाँ पर जैसे था, एक तो ऑक्सीजन ऊपर पॉजिटिव, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ लेगा, और बॉन्ड को तोड़ लेगा तो यहाँ से क्या बना देगा, H2 प्लस SO3H, और बॉन्ड इधर टूटा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और यही हमारे किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। यही हमारे किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। हैलोजनेशन में इलेक्ट्रोफाइल हैलोजन, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल SO3H। और वही काम एक बार SO3H को ऑर्थो पे जोड़ो, एक बार पैरा पे जोड़ो, और जो पैरा वाला है वो हमारा क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि लेक्चर तो बड़ा हो ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट की 2 रिएक्शंस बची हुई हैं उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। मतलब एक ही बची हुई है, हालांकि 2 टाइप की हो जाती है। वो कौन सा हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब आप पढ़ते हो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 टाइप की रिएक्शंस होती है। कौन कौन सी, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है। एक होती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन का क्या मतलब है सर, एल्काइलेशन का मतलब ये है, देखिए सेम कहानी, एनहाइड्रस AlCl3 जब CH3Cl से रिएक्शन करेगा, CH3Cl AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, वही कहानी यहाँ से Cl नेगेटिव को लेके जाएगा ये, और ये AlCl4 बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव। साथ के साथ कौन बचेगा, CH3 पॉजिटिव। और भाई ये जो CH3 पॉजिटिव बना है यही हमारे किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो हम एक बार क्या करेंगे, CH3 को जोड़ देंगे, मतलब CH3 मतलब एल्किल ग्रुप, उसको एक बार और तो एक बार पैरा, मेजर पैरा वाला ही बनना है, मेजर पैरा वाला ही बनना है, क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप आके जुड़ रहा है, इसको एल्काइलेशन बोल देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सेम कहानी यहाँ पर देख लो भाई, सेम कहानी आप यहाँ पर देख सकते हो। सर यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास है CH3COCl, CH3COCl, रिएक्शन वही AlCl3 करेगा, करने के बाद क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव बना लेगा। यहाँ पर कौन बचेगा, यहाँ पर बचेगा CH3CO पॉजिटिव, CH3CO पॉजिटिव। हाँ भाई यही तो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, यही तो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है। और ये कहाँ जाके जुड़ जाएगा, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, मेजर पैरा वाले, इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलेंगे। एक बार वापस से सुन लो, एक बार वापस से सुन लो क्या कह रहे हैं सर। हैलोजनेशन में एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, हैलोजन जुड़ेगा। नाइट्रेशन में एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पर NO2 जुड़ेगा। सल्फोनेशन में एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पर SO3H जुड़ेगा। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पर क्या, एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पर एसिल ग्रुप जुड़ेगा, मेजर पैरा वाला होगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को हम बोलेंगे भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा आपको अब छोड़ना ही क्या भाई, अब छोड़ने से कोई फायदा है नहीं। अब हमारे पास में जो हेलो एरीन है, हमने आपको बताया था कि 3 टाइप की रिएक्शन होती है, राइट। कौन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हमने खत्म कर ली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हमने खत्म कर ली, रिएक्शन विद मेटल इसी को भी नहीं छोड़ना, इसको भी खत्म करो। थोड़ा सा पार्ट है, हल्का सा छोटा सा पार्ट है, देखिए इधर क्या है, रिएक्शन विद मेटल नंबर 3 हमारे पास रिएक्शन है, 2 रिएक्शन है हमारे पास, एक है बुर्ज फिटिंग और एक है हमारे पास फिटिंग।
अच्छा मैं आपको बताऊं, आपको अगर याद हो, अगर आपको याद हो तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, बुर्ज रिएक्शन, है ना। एक हमारे पास होती है बुर्ज फिटिग रिएक्शन, एक हमारे पास होती है सिर्फ फिटिग रिएक्शन। अरे ये कुछ एक दूसरे के सिमिलर से नाम नहीं लग रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर सा है ना। इसको आप नोट करके लिख लेना भाई, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको याद रहे चीजें, ताकि आपको याद रहे। देखो बुर्ज में हमने क्या कहा था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ भाई। मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है, सोडियम है, 2 सोडियम हमने लिए थे, अगर आपको याद हो हम करा चुके हैं इस रिएक्शन को। इधर भी मेरे पास एल्किल हैलाइड है, हुआ क्या था सर, 2NH निकल गया था और दोनों एल्किल ग्रुप आपस में आके जुड़ गए थे। ये हमने बोला था सर ये बुर्ज रिएक्शन। अगर आप एक काम करो, क्या काम करो, आपने एक तरफ ले लिया हेलो एरिन, ठीक है, आपने एक तरफ ले लिया है हेलो एरिन और दूसरी तरफ क्या लिया है, हेलो एल्किन, और सोडियम तो है ये रिएक्शन करा रहे थे किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, है ना। तो यहां पर भी हम लिख देते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा रहे थे। क्या बनना था सर, क्या बनेगा, Na भाई, एक एन, 2 Na 2x को लेकर 2NX, यहाँ पर भी 2 Na 2x को लेकर क्या बना लेगा, 2NaX बना लेगा। और यहाँ पर क्या होगा, जो एक तरफ, यहाँ पर दोनों तरफ कौन था, R, दोनों आपस में जुड़ गए। यहाँ पर कौन है भाई, एक तरफ मेरे पास रिंग है और दूसरी तरफ R है, दोनों आपस में आकर जुड़ जाएंगे। अगर मैं काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ सर, मैं काम ये करता हूँ कि मैं दोनों तरफ रिंग को ही ले लेता हूँ, मैं दोनों तरफ किसको ले लेता हूं, रिंग। क्या होगा फिर, क्या होगा फिर, ये सोचिए फिर क्या होगा, दोनों तरफ मैंने रिंग ले ली, फिर से कहानी तो वही है सर, 2NX निकल जाएगा, 2NaX बाहर हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, ये हमारे पास एक रिंग, ये हमारे पास दूसरी रिंग, बाइफिनाइल बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का ये है, कुल मिलाकर हमारे पास कहने का ये है, कुल मिलाकर कहने का ये, अगर हमारे पास सोडियम के साथ हम रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दोनों तरफ एल्किल हैलाइड है तो बुर्ज रिएक्शन, एक तरफ एल्किल और एक तरफ एरिल है तो हमारे पास बुर्ज फिटिंग, दोनों तरफ एरिल है तो फिटिंग। यही रिएक्शन है भाई इसमें, यही रिएक्शन है हमारे पास। बुर्ज हम हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं, बुर्ज फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन को हमने यहाँ पर कवर कर लिया। इसी के साथ हमारे पास हेलो एल्केन खत्म हो चुका है, हेलो एरीन भी खत्म हो चुका है। एक लास्ट लेक्चर और आपको इस चैप्टर का मिलेगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। और पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में जैसे डाइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, है ना, ट्राइआइडोमीथेन है, और आपके पास CFCs मिलेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रियोन्स मिलेंगे और DDT, है ना। ये सारे कंपाउंड्स को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। उसी के साथ हमारे पास ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, यानी कि इस पूरे चैप्टर का अब हमारे पास एक लेक्चर और बचा हुआ है, उसके साथ हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। जय हिंद।